हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन का आगे का पार्ट। पिछले 2 पार्ट्स में मैं आपको करवा चुकी हूँ जो कवर, फटाफट से उसका रिकैप करेंगे। तो हमने क्या जाना था कि फ्रांस में अभी क्या चल रहा था, मोनार्की सिस्टम चल रहा था, जहां पर किस राजा का शासन था, लुई 16 का। ओके, तो फ्रांस की गद्दी पर जब वो बैठता है तो वो क्या देखता है कि जो फ्रांस की तिजोरियां हैं वो खाली हैं, तो वो उसकी भरपाई करने के लिए टैक्सेस को बढ़ाने की बात करता है, जिसके लिए उसको एस्टेट जनरल की मीटिंग को बुलवाना पड़ता है। जब एस्टेट जनरल की मीटिंग को बुलवाया जाता है तो जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं, जो 600 मेंबर होते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्योंकि अब वो लोग पढ़े लिखे थे तो वो न्यू वोटिंग सिस्टम की अपील करते हैं, राजा के आगे प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन राजा उससे इनकार कर देता है। तो वो प्रोटेस्ट में निकल जाते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, तो फ्रांस में टर्मोइल सिचुएशन चल रही है, ठीक है, वहां से मौसम ने भी साथ नहीं दिया। ओके, क्यों? क्योंकि प्राइजेस जो है वो फूड ग्रेन्स के बढ़ गए हैं, सप्लाई कम हो गई है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण जो फसल है वो खराब हो गई और मतलब शॉप्स पे रेड हो रही है ब्रेड के लिए। ओके, तो इस टर्मोइल के चलते क्या हो रहा है कि लोग जो हैं वो बेस्टाइल फोर्ट पर भी क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं, बिजनेस को रिलीज कर देते हैं। तो इन सब के चलते राजा को जो नेशनल असेंबली है उसके प्रस्ताव को मानना पड़ता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है फ्रांस। मोनार्की से किस पे शिफ्ट हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हो जाता है। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में भी जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो ज्यादातर किसको दी जाती है? रिचर सेक्शन ऑफ पीपल को ही दी जाती है, क्योंकि जो थर्ड स्टेट में भी जो कुछ लोग ही हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं और क्या है, रिच हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पर उन्हीं को ही इंपॉर्टेंस मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ कानून बना दिए थे, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि 25 ईयर ओल्ड मैन आपको एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में बांट दिया गया था। एक्टिव सिटीजन्स में जिनको राइट टू वोट है उसके लिए आपको 25 ईयर्स का होना पड़ेगा अबव, एंड आपको 3 डेज की वेजेस के बराबर, एक लेबर की जितनी वेज होती है, दिहाड़ी होती है, उसके 3 दिन की वेजेस के बराबर आप अगर टैक्स पे करते हो तब आप एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि वो जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो इलेक्टर्स के लिए वोट करेंगे। ओके, जो उनसे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, और फिर उन इलेक्टर्स में से आगे मेंबर्स बनेंगे। ओके, क्लियर? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिचर सेक्शन को ही क्या दी जा रही है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो अभी भी जो थर्ड स्टेट में जो पुअर सेक्शन ऑफ पीपल है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, 90% वो है पॉपुलेशन में, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी इस सेटअप से खुश नहीं है। ओके, तो उसी के बीच क्लब्स जो है वो उभर कर सामने आते हैं, जिसमें से एक फेमस क्लब रहता है जैकोबियन क्लब। ओके, जिसका रूलर कौन था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे बताने से पहले। कौन? मैक्समिलियन रॉबिन्सपायर। ओके, अब वो क्या करता है कि वो वहां उस क्लब में ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ओके, एंड उन्होंने अपना ड्रेसिंग सेंस भी बिल्कुल चेंज कर लिया था। ओके, उनको सैंड क्लाउड्स के नाम से जाना जाता था, मींस पीपल विदाउट नी ब्रीचेस, रेड कलर की कैप डालते थे वो, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर डालते थे। ओके, तो उन्होंने अपने क्लब्स बनाए। ओके, और अपने हिसाब से जो है वो फ्रांस को आगे रूल करने का सोचा। ठीक है, तो अब देखते हैं अब आगे क्या हुआ। अब नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक? द कन्वेंशन न्यूली इलेक्टेड असेंबली। अब होता क्या है, 10 अगस्त 1792 को जैकोबियंस जो है वो अटैक कर देते हैं पैलेस ऑफ टुलरिस को। ठीक है, मतलब ये तख्ता पलट कर देते हैं। अब क्या तख्ता पलट करते हैं? ये पैलेस ऑफ टुलरिस को अटैक कर देते हैं। किल्ड किंग्स गार्ड, किंग के जो गार्ड, किंग कौन सा? लुई 16 के गार्ड्स को मार देते हैं। एंड हेल्ड द किंग एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और किंग को ही हॉस्टेज की तरह कई घंटों तक रख लेते हैं। हॉस्टेज मतलब समझते हो ना, कि अपनी किसी से बात मनवानी है तो हम किसी को बंदी बना लेते हैं, राइट? तो ये किंग को ही एज अ हॉस्टेज जो है वो अपने रख लेते हैं। ओके, असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। ठीक है, तो ये असेंबली क्या डिसाइड करती है कि हम रॉयल फैमिली मतलब किंग के फैमिली को ही हम क्या कर लेंगे, इम्प्रिजन मतलब बंदी बना लेते हैं। ओके, तभी हमारी जो हम चाह रहे हैं वही हमारी चीजें पूरी होंगी, अदरवाइज तो होने वाली नहीं है। ओके, अब अगस्त 1792 को इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर इन विच ऑल मैन अबव 21 ईयर्स ऑफ एज हैड राइट टू वोट। अब इस देखो, अब फिर दोबारा लॉ में चेंज आया। ठीक है, अब ये जो न्यू असेंबली बनी, ठीक है, अब इनकी, क्योंकि ये जैकोबियन क्लब्स ने बनाई थी, ठीक है, उन मेंबर्स ने बनाई थी जो बिलोंग करते हैं लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो इसके तहत अब सभी मेन जो 21 ईयर्स ऑफ ओल्ड है, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कितना टैक्स पे करते हो,
ठीक है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इससे आपका ये कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ 21 ईयर्स एज अबव आप होने चाहिए और मेन होने चाहिए, तो आपको क्या है, राइट टू वोट है। ओके, क्लियर। तो जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी, इसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। ओके, तो फ्रांस में क्या हो गया, इसका मतलब फ्रांस में मोनार्की जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। पहले मोनार्की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद पूरा मोनार्की सिस्टम खत्म ही हो गया। ठीक है, अब क्या बन गया, कन्वेंशन बन गया। कहने का मतलब फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। ओके, क्योंकि यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं। ओके, अब फ्रांस ने अबॉलिश किया मोनार्की को ऑन 21 सितंबर 1792 एंड वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक, और उसको क्या घोषित कर दिया गया, रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। ओके, रिपब्लिक का मतलब वही होता है जहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको इलेक्ट किया जाता है, राइट। ओके, अब लुइस 16 को सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेशन। ओके, तो लुइस 16 जो राजा था उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, क्या उसके ऊपर आरोप लगाए गए, ट्रेशन। ट्रेशन मतलब देश के साथ गद्दारी। ओके, 21 जनवरी 1793 को लुइस 16 वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। ठीक है, उसको सबके सामने पब्लिकली, ठीक है, पूरी फ्रांस की जनता के सामने उसको सेंटेंस एग्जीक्यूट मतलब बलि चढ़ा दिया गया एट द पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड। क्वीन वाज आल्सो सेंटेंस टू डेथ, और जो क्वीन थी लुइस 16 की वाइफ कौन थी, वो क्वीन मैरी एंटोनेट। ठीक है, उसको भी फांसी दे दी गई। ओके, अब आया द रेन ऑफ टेरर। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो जो रेन ऑफ टेरर मतलब कि दहशत वाला रेन रूल। ठीक है, अब जो जैकोबियन क्लब का जो मेन लीडर था वो कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। ठीक है, वो आप जानते हैं। तो उसी के टाइम पीरियड को, जिस टाइम पीरियड उसने रूल किया, उसी के टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये कौन सा पीरियड है, फ्रॉम 1793 टू 1794। ओके, अब इसको रेन ऑफ टेरर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट बाय रॉबिस्पायर। ओके, क्योंकि इसमें सेवियर कंट्रोल था रॉबिस्पायर का एंड बहुत तगड़ी वो पनिशमेंट देता था। अब देखते हैं किसको पनिशमेंट देता था, किस तरीके से कंट्रोल करता था, उसने क्या क्या चेंजेस लेकर आए। ओके, so events that took place during the reign of terror, many people who were considered enemies like ex-nobles, clergy and members of the political parties of republic were arrested and tried by a revolutionary court। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो भी लोग जो उसको लगते हैं कि हाँ उसके जो बनाई हुई पॉलिसीज है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, ठीक है, या उसके अगेंस्ट जा रहे हैं या कन्वेंशन के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक्स नोबल्स, पहले वाले नोबल्स, ठीक है, क्लर्जी लोग या मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता और उनको पेश किया जाता एक रेवोल्यूशनरी कोर्ट में। ओके, और अगर उनको गुलोटाइन करा दिया जाता अगर कोर्ट उनको गिल्टी ठहरा देगा, तो गिल्टी मतलब कि हाँ ये दोषी पाए गए तो। ओके, ग्लूटाइन मतलब क्या होता है, इसमें एक मशीन थी जिसको इन्वेंट किया गया था, यहाँ पर जैसे दो पैनल्स के बीच में यहाँ पर एक गर्दन मतलब कि नेक रखने के लिए, मतलब कि पर्सन लेटा रहेगा यहाँ पे और यहाँ पर्सन की रहेगी नेक और ऊपर था एक ब्लेड। ठीक है, तो ब्लेड को यहाँ नीचे फेंका जाता था, तो यहाँ पर पर्सन की जो नेक थी उसको उस अलग कर दिया जाता था उसकी बॉडी से। ठीक है, तो इस तरीके की पनिशमेंट जो थी वो दी जाती थी। ओके, जिसको क्या नाम दिया गया, गुलोटाइन। ओके, अब पीजेंट्स जो थे, फार्मर्स, मतलब उनको फोर्स किया गया कि वो अपने ग्रेन्स को सेल करें एट द प्राइजेस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर देगी उसी प्राइस पर आपने बेच सकते हो, उसके अलावा किसी और दाम पर नहीं। ओके, यूज ऑफ एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। ओके, जो एक्सपेंसिव जो महंगा व्हाइट फ्लोर, ठीक है, जो आटा था, ठीक है, उसको फॉरबिडन कर दिया गया। कहने का मतलब सभी एक जैसा खाएंगे। ओके, कोई किसी के लिए ऐसा नहीं कि क्वालिटी कोई अच्छी यूज कर रहा है, कोई कम क्वालिटी यूज कर रहा है, सब एक जैसा खाएंगे। ठीक है, तो इतना इस हद तक उसने कंट्रोल करने की चीजों को कोशिश की। ऑल फ्रेंच मेन एंड वुमेन वर कॉल्ड एज सिटियन एंड सिटियने, मतलब कि सिटीजन, मतलब कि पहले ना टाइटल दिए जाते थे, मतलब कि मिस्टर और मैडम, मैडामे, ठीक है, बोला जाता था फ्रेंच में। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसने इन टाइटल्स को हटाकर क्या बोला कि सभी फ्रांस के लोगों को क्या बोला जाएगा, सिटियन और सिटोने, मतलब कि मेल के लिए सिटियन और सिटोने मतलब कि सिटीजन, सभी नागरिक है। ठीक है, ओके, तो मॉन्सियोर मतलब सर और मैडामे मतलब मीन्स मैडम, ये वर्ड्स यूज नहीं होंगे। ओके, चर्चिस को शट डाउन कर दिया गया, ठीक है, चर्चिस को बंद कर दिया गया और उनको कन्वर्ट कर दिया गया बैरक्स में। ठीक है, बैरक्स मतलब जहाँ आर्मी के लोग रहते हैं। ओके, और ऑफिस में उनको कन्वर्ट कर दिया गया। अब ड्यू टू हार्ड पॉलिसीज, इन हार्ड पॉलिसीज के चलते उसके जो सपोर्टर्स थे उन्हीं ने उसको छोड़ दिया। ठीक है, किसके, रॉबिस्पायर के। ठीक है, विलियम रॉबिस्पायर के सपोर्टर्स ने उसको छोड़ दिया। ओके,
एंड फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट, और उसी को पेश किया गया, ये जो रेवोल्यूशनरी कोर्ट थी, ओके, एंड उसको वहां पर क्या पाया गया कि हाँ वो कन्विक्टेड मतलब दोषी पाया गया, और उसको ही गुलोटाइन करवा दिया गया इन जुलाई 1794। ओके, क्लियर। अब फ्रांस में क्या आया, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, ठीक है। तो देखिए पूरा रोड मैप समझते रहिए। सबसे पहले फ्रांस में क्या था, एक मोनार्की जहां लुइस 16 राजा था, ओके। मोनार्की के बाद क्या सेटअप हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ओके। और पावर चली गई किसके हाथ में, जो थर्ड स्टेट में भी जो पढ़े लिखे लोग थे और रिचर सेक्शन ऑफ लोग थे, उनके हाथ में पावर चली गई, ठीक है। जिसके तहत एक्टिव और पैसिव सिटीजन में लोगों को बांट दिया था, और वोटिंग राइट सिर्फ मेन जो 25 ईयर्स ऑफ अबव हैं, और वो एक लेबर की 3 डेज वेज के जितना अगर पे करते हैं क्या टैक्स, तब वो किस क्वालिफाई करते हैं एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी को, ओके। तो कहीं ना कहीं इस सेटअप से जो थर्ड स्टेट में ही जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन था वो खुश नहीं था, ओके। तो क्लब सेटअप होने लगे। तो क्लब्स में एक क्लब जो उभर के सामने आया वो जैकोबियन क्लब उभर के सामने आया, ओके। एंड जिसका रूलर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर था, ओके। एंड अब इन्होंने तख्ता पलट कर दिया और किंग के पैलेस पर ही हमला कर दिया, और किंग को एज होस्टेज रख लिया, बाद में किंग को बलि भी चढ़ा दिया, एंड ये अपना शासन ले आए इन्होंने। फ्रांस को क्या कर दिया, रिपब्लिक घोषित कर दिया, एंड वोटिंग रूल्स भी अब चेंज कर दिए कि अब आपको वोटिंग रूल्स में अगर 21 साल के अगर आप मैन हो, नो मैटर कि आप कितना टैक्स बुक्स, कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आप 21 साल के मैन हो तो आप वोटिंग के लिए क्वालिफाई करते हो, ओके। तो ऐसा इन्होंने कर दिया, मीन्स फ्रांस को उन्होंने रिपब्लिक घोषित कर दिया, और जिसको क्या नाम दिया गया, कन्वेंशन का नाम दिया गया। लेकिन जब इनका शासनकाल आया रॉबेस्पायर का, तो वो भी कहीं ना कहीं हमने देखा कि बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड और पनिशमेंट देने वाला था, कि इसके इसके खुद के ही सपोर्टर्स इसके खिलाफ चले गए, ओके। तो अभी भी क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है फ्रांस में। तो अब एक कुछ ना कुछ तो कंट्री को रूल करने वाला चाहिए ना, पॉलिटिकल बॉडी। तो यहाँ पर अब फिर क्या निकल के आई, मोनार्की, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से क्या हुआ, रिपब्लिक, रिपब्लिक मींस कन्वेंशन आ गया, ठीक है। रिपब्लिक का ही दूसरा नाम कन्वेंशन, ओके। जिसमें जैकोबियन क्लब का लीडर जो था उसी का रूल था, ओके। अब यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्टरी, अब डायरेक्टरी का रूल आ गया फ्रांस में। अब ये डायरेक्टरी क्या है, देखो इसमें क्या है, अगेन वेल्दियर मिडिल क्लास सीज्ड पावर, ठीक है। जो वही थर्ड स्टेट में जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी उन्हीं के हाथ में लोगों के पावर आई, ओके। अब इन्होंने फिर दोबारा वोटिंग रूल जो है वो चेंज कर दिया। अब इनके अकॉर्डिंगली फिर वोटिंग रूल क्या हो गया, नो वोटिंग राइट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब कि ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोटिंग का हक नहीं है, ओके। अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। देखो अब क्या है, अब इन्होंने कुछ सेटअप चेंज किया यहाँ पे। अब डायरेक्टरी के अकॉर्डिंगली क्या है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जिनको इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। मींस फ्रांस के लोग जो प्रॉपर्टीड सेक्शन है, ठीक है, वो ही वोट देंगे, राइट। तो 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं उनके लिए लोग वोट करेंगे, और वो जो 2 काउंसिल्स हैं वो डायरेक्टरी के लिए वोट करेंगी, ठीक है। अब डायरेक्टरी क्या है, जिसमें 5 लोग हैं मेंबर, ठीक है, जो एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि जो भी आगे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उनको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो डायरेक्टर्स थे इनका क्लैश चलता रहता था, किसके साथ, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो इन डायरेक्टर्स को डिसमिस कर देती थी, कहने का मतलब जो 5 मेंबर्स हैं, क्योंकि वो ही इन मेंबर्स को इलेक्ट करती हैं, तो अगर जो डायरेक्टर का इनके साथ क्लैश रहा तो उसको हटाया, फिर कोई दूसरा आ गया। तो ऐसे करते करते कि फ्रांस में इंस्टेबिलिटी बनी रही, ओके। तो दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, ओके। तो नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, जो कि कौन था, एक मिलिट्री डिक्टेटर था, ओके। अब इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ, 1804 में नेपोलियन क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। कॉन्कर्ड नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, अब जैसे ही जब ये आया तो इसने आसपास की जो यूरोपियन कंट्रीज थी उसके ऊपर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। डिस्पोज्ड डायनेस्टीज, ठीक है, जो नेबरिंग कंट्रीज थी वहां पर जो डायनेस्टीज चलती आ रही थी तो इसने उसको वहां पर खत्म कर दिया। एंड क्रिएटेड किंगडम्स, और अपना किंगडम एस्टैब्लिश कर लिया, वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, जहां पर ये अपने खुद के फैमिली मेंबर्स को ही क्या करते जा रहा था, एस्टैब्लिश करता जा रहा था, ओके। कहने का मतलब अपना ही रूल बनाता जा रहा था हर जगह। ही वॉज
अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, ठीक है, उसको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप के तौर पर भी देखा गया। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसे लॉज लेकर आया जो कहीं ना कहीं फ्रांस के लिए या पूरे यूरोप के लिए बहुत अच्छे थे। अब वो क्या लॉज थे? इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट करना, ये नहीं कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कल आपको पता चल रहा है आपसे कोई भी उसको छीन रहा है, ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने प्रोटेक्शन दिया प्राइवेट प्रॉपर्टी को। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है, पहले फ्रांस में यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था वेट का और मेजरमेंट का, तो इसने थोड़ा उसको एस्टैब्लिश किया, ठीक है, यूनिफॉर्म एक बराबरी लेकर आया। प्रोवाइडेड डेसिमल सिस्टम, ठीक है, डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो कहीं ना कहीं इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, ओके। तो पीपल सॉ हिम एज अ लिबरेटर, तो जहां जहां ये जाने लगा ना लोग इसको लिबरेटर की तरह देखने लगे। लिबरेटर का मतलब होता है कि लोगों को लगने लगा कि हाँ नेपोलियन बोनेपार्ट हमारे यहाँ आ रहा है, तो वो हमारी कंट्री हमें भी आजादी दिलवाने के लिए आ रहा है, ओके, हमारे देश में से भी क्या जाएगी, मोनार्की जाएगी और हमें भी आजादी मिलेगी। लेकिन बट सून एज आर्मी केम टू बी व्यूड एज एन इन्वेडिंग फोर्स, लेकिन बहुत जल्दी लोगों की आंखों पर से पर्दा उठ गया और लोगों को पता लगने लगा कि जहां जहां इसकी आर्मी जाने लगी तो उनको पता लगने लगा कि नहीं, ये तो हमारे ऊपर क्या करने आ रहे हैं, कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, ओके। तो फाइनली इसकी भी हार हुई, डिफीटेड एट द वाटरलू इन 1815, ठीक है, तो ये भी हार जाता है, ओके। अब इसके आगे क्या होता है वो आप क्लास 10th में पढ़ोगे, ओके। लेकिन अभी इस चैप्टर में और थोड़े से टॉपिक है जो आपको ध्यान रखने हैं, वो क्या है, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है, स्लेवरी भी प्रिवेलेंट थी। अब स्लेवरी मतलब क्या होती है, गुलामी, ओके, तो किसको गुलाम बनाया जाएगा, लोगों को गुलाम बनाया जाएगा। कौन से लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है यहाँ पे, तो वही हम देखेंगे। तो ओल्ड रिजाइम, ओल्ड रिजाइम मैंने आपको चैप्टर की बिल्कुल बिगिनिंग में बताया था। अब कौन सा टाइम पीरियड, 1789 से पहले का टाइम पीरियड, जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था 1789 में, उससे पहले के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, ओल्ड रिजाइम बोलते हैं, जब फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट किया करता था। तो उस समय में स्लेवरी जो थी वो एग्जिस्ट किया करती थी, ओके। फिर नेशनल असेंबली आई, नेशनल असेंबली में डिबेट्स चलते रहे बट नॉट एबॉलिश्ड, ठीक है, लेकिन स्लेवरी को अबॉलिश नहीं किया गया, डिबेट्स हालांकि चलते गए, ओके। उसके बाद जैकोबिन रिजाइम आया, जिसको रिपब्लिक या कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो जब जैकोबिन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर आया रूल में, तो अब स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया, ओके। लेकिन जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने स्लेवरी को फिर दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर दिया, ओके। एंड फाइनली स्लेवरी जाकर एबॉलिश हुई कौन से ईयर में, 1848 में, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ओके, एग्जाम में आ सकता है। अब स्लेवरी में था क्या, तो फ्रेंच कॉलोनीज जो थी इन द कैरेबियन आइलैंड्स, ठीक है, अब कैरेबियन आइलैंड्स, ये कुछ आइलैंड्स के नाम लिखे हैं, याद हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कैरेबियन आइलैंड्स आप लिख देना, ओके। तो फ्रेंच ने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी कैरेबियन आइलैंड्स में, और उन आइलैंड्स में क्या पाया जाता था, किसके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, टोबैको, शुगर, कॉफी, इंडिगो, ओके। अब जो फ्रेंच पीपल हैं उनको क्या चाहिए थे, वर्कर्स चाहिए थे इन प्लांटेशन पे जाकर काम करने के लिए जहां उन्होंने अपनी कॉलोनीज को सेटअप किया है, ओके। बट ये यूरोपियंस डिड नॉट वांट टू वर्क इन डिस्टेंट एंड अननोन लैंड्स, लेकिन वो खुद तो मालिक जाएगा नहीं ना, वो तो वहां जाकर काम करना नहीं चाहते थे जहां उन्होंने अपनी कॉलोनीज को सेटअप किया है। तो अब यहाँ पर इससे क्या हुआ, एक 3 वे स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ बिटवीन यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, जिसको क्या बोलने लगे, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ओके। अब यहाँ मैं फोटो भी लगा दूंगी, जैसा कि आप देख सकते हो कि यूरोप जो है, यूरोप क्या करता है, यूरोप फ्रांस यूरोप में ही है, राइट। तो यूरोप क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को, लेकिन अब गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, यहाँ आपको नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका नजर आ रहा है, यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स हैं, तो यहाँ से सप्लाई आएगी, यहाँ उन्होंने अपनी कॉलोनी सेटअप कर रखी है, ओके। लेकिन वो खुद यहाँ पर जाकर काम तो करेंगे नहीं, तो अब यूरोप के लोग क्या करते थे, अफ्रीका में जाते थे, अफ्रीका से जो नीग्रोस थे, ठीक है, उनको खरीदते थे, ओके, बकायदा खरीदते थे और उनको यहाँ पर भेजा जाता था, कहाँ पर, इन आइलैंड्स में, ओके। उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, ओके। एंड वो लोग काम करते थे जहां से फिर वो जो मटेरियल था, रॉ मटेरियल, वो सप्लाई होता था यूरोप में, और वहां फिर गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था। तो इसी ट्रायंगल को, क्योंकि देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसी ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ओके, क्लियर। तो इतना आपको याद रख लेना है। और कुछ टॉपिक्स हैं आपकी बुक में, वो है वुमेन इन रेवोल्यूशन। अब विमेन का क्या रोल रहा रेवोल्यूशन में, विमेन बिल्कुल डिसअपॉइंटेड थी, क्यों, जो संविधान लिखा गया 1791 का, क्यों, क्योंकि उसमें वो एक पैसिव सिटीजन ही बनकर रह गई, क्योंकि हमने अभी तक देखा कि जो वोटिंग राइट दिए गए वो मेन को ही दिए गए, वुमेन की तो कहीं पर बात हुई ही नहीं, ओके। तो इन्होंने भी अपने लिए पॉलिटिकल राइट्स डिमांड किए कि हमें भी राइट टू वोट होना चाहिए,
इन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह सेटअप किए। 60 क्लब्स जो थे उभर के सामने आए औरतों के, जिसमें से जो मोस्ट फेमस क्लब रहा वो कौन सा था? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ओके, अब कुछ लॉज भी पास किए जाने लगे क्योंकि वुमेन्स भी अपने लिए बहुत आवाजें उठा रही थी, राइट। तो उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ लॉज पास किए गए। वो क्या थे? अब इनको कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो नॉबल्स में जो रिच सेक्शन ऑफ पीपल था वही जा सकता था कॉन्वेंट स्कूल्स में, लेकिन अब यहाँ पर कंपलसरी एजुकेशन जो थी वो लॉ पास कर दिया गया। अब औरतें जो थी अपने विल के अकॉर्डिंगली मैरी कर सकती थी, मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार शादी कर सकती थी। मैरिज को रजिस्टर करवाने का हक मिल गया। ओके, डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया। वीमेन कैन डू जॉब्स, पहले वो जॉब्स नहीं कर सकती थी, उनको घर में ही रखा जाता था, लेकिन अब दे कैन डू नंबर ऑफ जॉब्स, राइट। अब वो स्मॉल बिजनेस भी क्या कर सकती हैं? रन कर सकती हैं। लेकिन जब रेन ऑफ टेरर आया, ठीक है, रेन ऑफ टेरर मतलब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर का टाइम पीरियड आया, तब उसने विमेन क्लब्स को क्लोज करवा दिया गया, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखता था, तो इसने विमेन क्लब को क्या करवा दिया? क्लोजर करवा दिया। मैनी विमेन वर अरेस्टेड, ठीक है, बहुत सारी जो पॉलिटिकल विमेन जो आगे उभर कर आ रही थी, औरतों के लिए, हकों के लिए आवाज उठा रही थी, तो उसको इसने अरेस्ट करवा दिया, ठीक है, और इवन की एग्जीक्यूट, बहुत फांसियां वगैरह भी दे दी उनको। फाइनली फ्रेंच विमेन, लेकिन विमेन का रेवोल्यूशन चलता रहा और फाइनली जो फ्रेंच विमेन को वोटिंग राइट मिला, वो कौन से ईयर में मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1946 में। 1947 में तो हमें आजादी मिल गई थी, तो 1946 में औरतों को जो था वो वोटिंग राइट मिला। ओके, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ वोटिंग राइट स्टार्टिंग से ही सबको दिए गए, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी लेट, 1946 में फ्रांस में औरतों को क्या मिल रहा है? वोटिंग राइट मिल रहा है। ओके, तो एक आपकी बुक में एक टेबल है, उस टेबल में एक औरत का, एक विमेन रेवोल्यूशनरी का नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो याद रख लेना है, ओलम्पे डी गॉक्स। ओके, अब ये कौन है? ये एक विमेन रेवोल्यूशनरी हैं। ओके, इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ओके, तो ये फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन इसी से लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो इसने प्रोटेस्ट किया और बोला कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन क्यों है यहाँ पे, वुमेन क्यों नहीं है? ओके, तो इसने लिखा, रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, उन्होंने बोला वुमेन एंड सिटीजन होना चाहिए। ओके, एंड फिर लेटर ऑन 1793 में जब जैकोबियन क्लब गवर्नमेंट आई, ओके, तो जो उन्होंने फोर्सफुली जो क्लोजर करवाया विमेन क्लब्स का, तो इन्होंने उसके खिलाफ भी क्या किया? आवाज उठाई, जिसके तहत इनको वही कोर्ट में भेजा गया, कन्विक्ट ठहरा दिया गया, ठीक है, इनको कन्विक्ट ठहरा दिया गया और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। ओके, तो इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो एंड होता है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चिंतन, बाय बाय।